नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई ऐसी कहानी जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो आपकी कहानी आपके नाम के द्वारा हम अपने चैनल पर ज़रूर प्रसारित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी। मैं उन बदनसीब लड़कियों में से एक थी जिनके माता पिता अपने घरेलू झगड़ों के कारण बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। घर के झगड़ों से परेशान होकर पिताजी ने आत्महत्या कर ली और माँ का विवाह उनके घर वालों ने कहीं और कर दिया। मैं इकलौती संतान थी, अपनी किस्मत पर बहुत इतराती थी, लेकिन आज मैं अनाथ हो चुकी थी। मेरे दादाजी भी इस दुनिया में नहीं थे। दादी ने मुझे अपने पास नहीं रखा, वह तो स्वयं ही चाचा चाची के ऊपर आश्रित थी। ऐसे समय में मेरी बुआ को मुझ पर तरस आ गया और वह मुझे अपने साथ ले गई। अब मैं अपनी बुआ की दया पर आश्रित थी। फूफा जी मुझसे विशेष मतलब नहीं रखते थे, लेकिन कभी कभार मेरे लिए पहनने के लिए कपड़े और चॉकलेट ले आते थे। वह अपनी बेटियों का मुझसे ज़्यादा ध्यान रखते थे। कुछ दिनों बाद फूफा जी भी एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। इसके बाद बुआ ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। मुझे देखकर खुश तो वह पहले भी नहीं थी, लेकिन फूफा जी के गुजरने के बाद उन्होंने जुल्मों का कहर मुझ पर बरसा दिया। मैं घर के सारे काम करती, मुझे उन्होंने नौकरानी बना कर रखा। मैं मरती क्या ना करती, बेसहारा कहाँ जाती। सिर्फ 14 साल की आयु में मैं समझदार हो गई। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। आईने में मैं स्वयं को देखती तो देखती ही रह जाती। अपने हाथों को चेहरे पर रखकर अपनी खूबसूरती पर इतराती रहती। बुआ के आस पड़ोस के जवान लड़के मुझ पर मरते थे। उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। कभी कभार तो कोई चिट्ठी लिखकर घर में भी फेंक देता, जिसके कारण बुआ मेरा जीना हराम कर देती। मुझे बहुत मारती, मुझ पर इल्ज़ाम लगाती, तेरी संगत में मेरी बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। मैं इस नरक से जल्दी निकलना चाहती थी। अब मेरी उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी। मेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। उनकी दहेज की कोई मांग नहीं थी। वह मुझे एक जोड़ी कपड़ों में स्वीकार कर रही थी। मेरी सास को मेरी सुंदरता भा गई थी। बुआ ने मुझे 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दिया। मेरी सास ने चढ़ावे में महंगे कपड़े और भारी जेवर मुझे दिए। मैं उस समय बहुत खुश थी। सुहाग सेज पर बैठी अपनी सुंदरता पर नाज कर रही थी। मेरा पति जीवन कमरे में आया तो मैं थोड़ी सी और सिमट गई। सुहाग सेज पर लाल जोड़े में बैठी दुल्हन शर्मा रही थी। जीवन पलंग पर आकर बैठ गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह बोला, तुम कैसी हो? मैंने उत्तर दिया, अच्छी हूँ। आप घूंघट उठाकर देख लीजिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूँ। उन्होंने मेरा घूंघट नहीं उठाया, बल्कि एकटक ड्रेसिंग टेबल की तरफ निहारते रहे। मुझे एहसास हुआ कि कहीं मेरे पति का किसी और लड़की से चक्कर तो नहीं। फिर अपनी सुंदरता पर नाज करते हुए मैंने सोचा, अगर उन्हें किसी और लड़की से प्यार होगा भी तो मेरी सुंदरता को देखकर सब भूल जाएंगे। काफ़ी देर जीवन ऐसे ही बैठा रहा। वह एकटक ड्रेसिंग टेबल को निहारता रहा। गुस्से में आकर मैंने अपना घूंघट स्वयं ही उठा दिया। जीवन बोला, तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे मैंने बहुत सुने, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं देख नहीं सकता। मेरी इतनी सुंदर पत्नी है और उसे देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं। मैं गुस्से से तिलमिला गई। धोखा हुआ मेरे साथ। आप सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा है मेरी शादी एक अंधे इंसान से। यह कैसे संभव है? जीवन बोला, हमने तुम्हारी बुआ को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम राजी हो। तुम्हारी बुआ ने इसके बदले हमसे 5 लाख रुपए भी लिए थे। वे कह रही थी कि तुम्हारे माता पिता का कोई कर्ज है जो तुम चुकाना चाहती हो। मैं सकते में आ गई। बुआ ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं एक अंधे इंसान को पति के रूप में स्वीकार कर लूँगी? और आप लोगों ने यह मान भी कैसे लिया कि मैं खूबसूरत नौजवान लड़की अंधे लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाऊँगी? जीवन बोला, हमें नहीं पता, हमने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मैं गुस्से से आग बबूला बुआ को कोसती रही। जीवन कुछ देर बैठा रहा, फिर पीठ मोड़कर सो गया। अगले दिन सुबह मैं कमरे से बाहर निकली तो सास एक आशा के साथ खड़ी थी। मैं गुस्से से तिलमिला रही थी। मैंने उनसे कहा, आप सब ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। क्या आवश्यकता थी अपने अंधे लड़के की शादी करने की? सास को भी गुस्सा आ गया और वह बोली, बहू, मेरा बेटा अंधा है, ना मर्द नहीं। अब कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए में खरीद कर लाई हूँ। मुझे वारिस चाहिए। मेरे मुंह से कुछ न निकला। बुआ को कोसने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इनसे झगड़ कर मैं बुआ के घर वापस जाना नहीं चाहती थी।
अपने दुखों की नाव को चलाते हुए बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी। अब दोबारा से उस दलदल में जाना मुझे मंजूर नहीं था। बुआ ने मुझे आज यहाँ बेचा है, कल कहीं और बेच देगी। मैंने चुपचाप इसी को अपनी किस्मत मान लिया। लेकिन मेरा दिल एक अंधे लड़के को जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मुझे वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। समय बीत रहा था, सांस की उम्मीदें मुझसे बढ़ रही थी। एक दिन सास मेरे पति के साथ पेंशन लेने गई थी। पति को भी विकलांगता पेंशन मिलती थी। मैं घर पर अकेली थी, रसोई में काम कर रही थी। तभी किसी ने आकर पीछे से मुझे दबोच लिया। उसका एक हाथ मेरी कमर पर और दूसरा मेरे मुंह पर था। फिर उसने मेरे कानों में बड़ी सुरीली आवाज़ में कहना शुरू किया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं रोज़ तुम्हें छुप छुप कर देखा करता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता इतनी खूबसूरत लड़की और उसका पति अंधा। यह संगम कैसे संभव हुआ? तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी शादी किसी शायर से होनी चाहिए थी, जो तुम्हारी खूबसूरती पर गज़ल लिखता रहता। मैं जवानी की आग में तपती सुलगती प्यासी धरती थी। किसी ने प्यार से मुझे स्पर्श किया और मेरी सुंदरता की तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी तारीफ़ मेरा रोम रोम प्रफुल्लित कर गई। उस दिन तो वह चला गया, क्योंकि मेरी सास और पति के आने का समय हो गया था। उसके बाद वह अक्सर ही मौका देकर मेरे कमरे में आ जाता था। हम ढेरों बातें करते। वह मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करता रहता। वह अपने चेहरे पर नकाब पहने रखता। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। आंखों को देखकर ही लगता था कि वह एक खूबसूरत नौजवान होगा। मैं उसे नकाब हटाने को कहती तो वह कहता, सही समय आने पर मैं यह नकाब खुद हटा दूंगा। बातों का यह सिलसिला काफ़ी लंबा चला। फिर मैं उससे मिलने बाहर जाने लगी। वहाँ पर भी वह नकाब पहनकर ही आता। हम होटल पार्क में मिलते। मुझे किसी की फिक्र नहीं थी और ना ही किसी का डर। मैं अपनी खूबसूरती की तारीफ़ चाहती थी। कोई एक ऐसा इंसान जो मुझे जाने समझे, मेरी रूह को तृप्त करे। इस बीच मैंने देखा कि उसने कभी भी मुझे छूने की कोशिश नहीं की। वह दूर से ही मेरी सुंदरता की तारीफ़ करता। मुझे भी शारीरिक सुख की विशेष चाहत नहीं थी। हमारे बीच एक स्वच्छ रिश्ता पनप रहा था। मुझे कभी कभी एहसास होता कि हमारे इस रिश्ते की भनक मेरे पति जीवन को लग चुकी है, लेकिन यह मेरा वहम साबित होता। अचानक से उस अजनबी ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। मैं झटपटा गई। घर पर अकेली होती तो उसके आने का इंतजार करती, परंतु वह नहीं आता। मुझे यह घर बहुत प्यारा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे सुकून की 2 रोटी मिल रही थी। मैं बुआ के पास वापस जाना नहीं चाहती थी। यही रहकर अपने लिए कोई रास्ता निकालना चाहती थी। उस अजनबी से उम्मीद बंधी थी, परंतु वह भी बीच मझधार में छोड़ गया। मैं उदास रहने लगी। फिर एक दिन रात को बिस्तर पर लेटे हुए मेरे पति जीवन ने कहा, नैन्सी, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिताजी भी अंधे थे और मेरी माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसका अंदाज़ा तुम लगा सकती हो। वे आज भी बुजुर्ग अवस्था में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। यह अंधापन वंशानुगत है। शायद मेरे दादाजी भी अंधे रहे होंगे, परंतु इसका मुझे ठीक से पता नहीं। मेरे पिताजी की गैर मौजूदगी में एक पुरुष मेरी माँ से मिलने आता था। मैं जन्म से अंधा नहीं था। बचपन में मुझे धुंधला दिखाई देता था। मैं साफ साफ देख पाता था कि मेरी माँ उस पुरुष को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती थी। उनकी आवाज़ें मुझे आती थी। धीरे धीरे मेरी आंखों का धुंधलापन बढ़ता गया और मैं पूर्णतः अंधा हो गया। मैं इस अंधेपन से खुश था, क्योंकि अपनी माँ की रंगरलियाँ मनाते देखना मेरे लिए बहुत कष्टदायक होता था। नैन्सी चौंक गई। यह तो उसी की कहानी है। कहीं जीवन को उस अजनबी के बारे में पता तो नहीं चल गया? फिर जीवन बोला, कई वर्षों तक मैं अंधा रहा। फिर मैंने सोचा कि माँ की करतूतों को अनदेखा करने के लिए मेरा हमेशा अंधा बने रहना ठीक नहीं। मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं? मैंने अपनी आंखों का इलाज करवाना शुरू किया, क्योंकि यह जन्मजात अंधापन नहीं था। मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ गई। वह डॉक्टरी इलाज से धीरे धीरे लौट भी आई। नैन्सी चौंक गई। तो क्या तुम देख सकते हो? परंतु तुमने यह अंधा होने का नाटक क्यों किया? मुझे धोखा देते रहे। जीवन बोला, मेरी माँ ने तुम्हारी फ़ोटो मुझे दिखाई थी। उस समय भी मुझे सब दिखाई देता था, लेकिन मेरी माँ के सामने भी मैंने अपना यह राज अभी तक जाहिर नहीं किया था। मैंने तुम्हारी फ़ोटो को नज़र भर कर देखकर तुम्हें पसंद कर लिया था और माँ से कहा था, माँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता, आप मेरे लिए जैसी लड़की चुनेंगे वह अच्छी ही होगी। मैं उस समय यह राज खोलना चाहता था, लेकिन मैं अपनी खूबसूरत पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था, क्योंकि मैं वक्त का मारा था। मेरे पिताजी ने मेरी माँ की बेवफाई झेली थी। मुझे डर था कि मेरी आने वाली पत्नी मुझसे वफा करेगी या नहीं। यहाँ तक कि मैं दुनिया की हर औरत को बेवफा समझने लगा था। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहा।
तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। वह नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। उस वक्त पहली बार नैन्सी ने अपने पति को नज़र भर कर देखा। ये तो वही खूबसूरत आंखें हैं। नफरत के कारण मैं अपने पति की खूबसूरत आंखों को भी नहीं पहचान पाई, परंतु अब वह बहुत नाराज हो गई। यह ठीक नहीं कि एक औरत की इस तरह से परीक्षा लेना कहाँ का इंसाफ है। जीवन बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैं वक्त का मारा था। मुझे बचपन से अपनी माँ की बेवफाई देखी। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी खूबसूरती की प्रशंसा ही सुनी। इस सुंदर संगमरमर शरीर को किसी के हवाले नहीं किया। तुम भी इंसान हो। अपनी प्रशंसा सुनना सबको पसंद है। मुझे प्रशंसा नहीं मिल रही थी तो तुम कहीं और चली गई, लेकिन तुमने अपनी इज्जत संभाल कर रखी। जीवन ने नैन्सी की नाराज़गी दूर कर दी। नैन्सी भी खुश थी कि वही खूबसूरत आँखों वाला लड़का उसका पति। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट से जरूर कीजिए। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान।